दोस्तों दुनिया की सबसे बड़ी जंग अब एक नए मोड़ पर है। सिर्फ 24 घंटे, जी हाँ, सिर्फ 24 घंटे बचे हैं। इसराइल पर अब तक का सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है। यमन के हुती लड़ाकों ने सीधा अल्टीमेटम दे दिया है कि इसराइल के पास उसकी बात मानने के लिए अब सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे बचे हुए हैं। उसके बाद इसराइल पर भयानक विशाल हमला किया जाएगा। क्या कुछ कहा गया है हुतियों की तरफ से, आगे आपको बताऊंगी। नेतन्याहू की हार और हमास की जीत के बारे में भी आपको बताऊंगी। इसराइल ने फिर से हमला किया है दोस्तों। इस बार निशाना बना है सीरिया। दमिश्क और दारा के इलाकों पर इसराइली लड़ाकू विमानों ने ताबड़तोड़ बमबारी की है। तस्वीरें आपको आगे दिखाऊंगी। दोस्तों इसराइल का साथ देने पर अमेरिका के अपने लोग ही ट्रंप का साथ छोड़ रहे हैं। अमेरिका जो कल तक इसराइल का सबसे बड़ा समर्थक था, आज वहां के जो लोग हैं वो सोच बदलने पर मजबूर हैं। उनकी सोच बदल रही है। 24 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि अमेरिकियों की सहानुभूति फिलिस्तीनियों के साथ इतनी बढ़ गई है और इसराइल के लिए इतनी कम हो गई है। आखिर क्यों? क्या गजा में हो रहे कत्लेआम ने अमेरिकी जनता की आंख खोल दी है? सब कुछ आपको बताऊंगी। इसके अलावा भी तमाम बड़ी खबरें हैं जो आपके लिए लेकर इस वीडियो में हाजिर हूं, इसलिए पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश कि लाइक जरूर से कर दिया करिए, कमेंट में ढेर सारे कमेंट किया करिए और दोस्तों शेयर भी वीडियो को लगे हाथों कर ही दिया करिए। चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आदाब दोस्तों, मेरा नाम है मिसबा खान और आप मुझे द लाइव टीवी पर देख रहे हैं। मिडिल ईस्ट में हालात बेहद नाजुक हो चुके हैं। यमन के हुती लड़ाके अब सीधे इसराइल से भिड़ने को तैयार हैं और कह रहे हैं कि समय बीतता जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक दिन बचा है। हुती लीडर अब्दुल मलिक अल हुती ने साफ शब्दों में ये चेतावनी दी है कि अगर गजा में मदद नहीं पहुंचाई गई तो यमनी हमला फिर से शुरू हो जाएगा इसराइल पर। दरअसल दोस्तों हुती विद्रोहियों ने इसराइल को 4 दिन का वक्त दिया था कि वो गजा में जो नाकेबंदी किया हुआ है उसको खत्म करें और वहां राहत सामग्री जाने दें। अब सिर्फ 24 घंटे बचे हैं। जो 4 दिन की चेतावनी दी थी हुतियों ने, अब उसमें से सिर्फ 24 घंटे बचे हैं और अगर इसराइल ने बात नहीं मानी तो हुती सीधा एक्शन लेने वाला है। और दोस्तों इसे केवल धमकी मत समझिएगा, ये धमकी कोई मामूली धमकी नहीं है। हुती लड़ाके पहले भी इस्राएली जहाजों को निशाना बना चुके हैं। अब अगर गजा में मदद नहीं पहुंची तो हुती इसराइल के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन शुरू कर देगा। यानी एक और युद्ध का खतरा बताया जा रहा है, मंडरा रहा है इसराइल के ऊपर। हुती नेता का ये कहना है कि उनकी सेना पूरी तरह से तैयार है और जैसे ही अल्टीमेटम की मियाद पूरी होगी सैन्य कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। इस बयान के बाद पश्चिमी एशिया में हलचल तेज हो गई है क्योंकि यमन के हुती लड़ाकों ने पहले ही कई इस्राएली जहाजों को निशाना बनाया है। पिछले कुछ महीनों में उन्होंने ड्रोन और मिसाइल हमले के जरिए इसराइल को भारी नुकसान पहुंचाया है। माना जा रहा है कि हमले इसराइल की अर्थव्यवस्था पर गहरा असर डाल रहे हैं। यमन के सुप्रीम पॉलिटिकल काउंसिल ने भी चेतावनी दी है कि अगर इसराइल गजा में नरसंहार नहीं रोकता तो वो इसराइल के खिलाफ अपनी नौसैनिक घेराबंदी फिर से शुरू कर देंगे। हुती नेता ने सिर्फ इसराइल को ही नहीं बल्कि अरब देशों को भी आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि कुछ मुस्लिम देश सिर्फ मूक दर्शक बने हुए हैं जबकि गजा में लोग भूख और बमबारी से मर रहे हैं। अब देखना यह है कि यमन की ये धमकी जो है वो इसराइल को झुका पाएगी या फिर पश्चिम एशिया में एक और जंग का ऐलान हो जाएगा। दूसरी तरफ इसराइल सीरिया में बिजी है। दोस्तों इसराइली वायुसेना ने दमिश्क के आसपास कई इलाकों पर भारी बमबारी की है। तल अल मनिया और अल किस्वा शहर के पास सीरियाई सेना की पोस्ट को निशाना बनाया गया है। दारा के ग्रामीण इलाकों में भी इसराइल ने जबरदस्त हमले किए हैं जहां सेना के साथ उसकी झड़प भी हुई। तस्वीरें देखिए आपकी स्क्रीन पर, देख सकते हैं आप इस वीडियो में कि कितना भयानक मिसाइल हमला हुआ रात के अंधेरे में जिससे पूरा इलाका जगमगा गया। एक बार आवाज के साथ सुनिए। अल्लाहु अकबर, वल्लाह लाज़िम من بعد يا اخوان ها يا شباب فيكم شيخ الله اكبر الله اكبر والله لازم من بعد يا اخوان ها يا شباب فيكم شيخ। अब एक और तस्वीर देखिए, आपकी स्क्रीन पर देखिए कितनी भयानक तस्वीर है दोस्तों। ये इस्राएली बमबारी की जो तस्वीर है वो दमिश्क के अल किस्वा शहर के आसपास तालमनिया और फर्स्ट डिवीजन के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाते हुए ये हमला किया गया, जिसकी तस्वीर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अब एक और तस्वीर देखिए, ये जो तस्वीर है ये इसराइली कब्जे वाले युद्ध विमानों ने दारा के ग्रामीण इलाकों पर यह हवाई हमला किया, वहां की तस्वीरें हैं।
इस्राएली युद्धक विमानों ने सीरिया के दमिश्क के दक्षिण में कई क्षेत्र पर दर्जनों हमले भी किए हैं, जिसकी तस्वीर आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं दोस्तों। ये एक और तस्वीर देखिए दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर तस्वीर है। इस्राएली युद्धक विमानों ने सीरिया के दारा में जबाब और इजरा के पास पूरे सैन्य स्थलों पर हमला किया है। इसी की वे तस्वीरें हैं। इस बीच हिलेरी क्लिंटन के ईमेल से खुलासा हुआ है कि इस्राएली खुफिया एजेंसी ने यह दावा किया है कि सीरिया का पतन होता है अगर तो सुन्नी शिया युद्ध भड़केगा, जिससे इस्राएल को फायदा होगा। इस खुलासे से यह साफ होता है कि इस्राएल सिर्फ अपने हितों को ध्यान में रखकर मध्य पूर्व के देशों में उथल पुथल को बढ़ावा देना चाहता है। इस बीच खबर यह भी है कि हमास को खत्म करने के इरादे से इस्राएल ने गजा पर हमला किया था। वहीं हमास अब कूटनीतिक जीत जो है उसकी कूटनीतिक जीत हासिल कर रहा है। जी हाँ, इस्राएल हार रहा है और हमास एक तरह से जीत हासिल कर रहा है। और ये मैं नहीं कह रही हूँ दोस्तों, इस्राएली मीडिया तक ये मान रही है कि नेतन्याहू की राजनीति जो है वो फेल हो चुकी है और इस्राएल को इस युद्ध में हार मिली है। इस्राएली लेखक मोरान शहर ने हारेज इस्राएल का अखबार है ये, इसमें साफ ये लिखा है कि हाल के दिनों में हमास ने एक बड़ी राजनीतिक जीत हासिल की है। उन्होंने इस्राएल की हार को खुले शब्दों में राजनीतिक हार कहा है। इस्राएल ने अक्टूबर 2023 में गजा पर हमला दो मकसद से किया था। पहला, बंधकों को वापस लाना और दूसरा, हमास को पूरी तरह खत्म कर देना। लेकिन आज न तो बंधक सुरक्षित लौटे हैं और ना ही हमास कमजोर हुआ है। उल्टा नेतन्याहू की सरकार बुरी तरह से फंस गई है। मोरान शहर ने लिखा कि इस्राएल की हार की सबसे बड़ी वजह उसकी राजनीति है। नेतन्याहू खुद को भू राजनीतिक का मास्टरमाइंड बताते हैं, यानी जियोपॉलिटिक्स का मास्टरमाइंड बता रहे हैं, लेकिन हकीकत में उनकी नीतियां फेल हो रही हैं। उन्होंने ये दावा किया था कि उनके ट्रंप से बेहद अच्छे संबंध हैं और वहीं ट्रंप को कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि वो जो है वो ट्रंप को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अब नेतन्याहू का ये दावा भी खोखला साबित हो रहा है। इस्राएल की खुफिया एजेंसी मोसाद और शिन बेट तक नेतन्याहू की नीतियों से नाराज थी और अब इस युद्ध ने इस्राएल को भारी नुकसान पहुंचाया है। सैकड़ों सैनिक मारे गए हैं, हजारों नागरिक बेघर हो गए हैं और बंधकों का मुद्दा अब भी जयो का तयो बना हुआ है। मोरान शहर कहते हैं कि नेतन्याहू सिर्फ सर्वाइकल पॉलिटिक्स करते हैं। वो ट्रंप और पुतिन जैसे ग्लोबल लीडर्स के खेल में नहीं है, बल्कि अपनी पार्टी के कट्टर नेताओं गोल्डनव और स्मोट्रिच के इशारों पर चल रहे हैं। और अब हालात ये हो गए हैं कि नेतन्याहू के अपने ही लोग उन पर सवाल उठा रहे हैं। अब एक और ऐसी खबर जो इस्राएल और अमेरिका के लिए खतरे की घंटी है दोस्तों। ओमान सागर में ईरान, रूस और चीन की संयुक्त नौसैनिक अभ्यास की शुरुआत हुई है। प्रेस टीवी की खबर के अनुसार प्रेस टीवी में यह बताया गया है कि ईरान, रूस और चीन का सिक्योरिटी बेल्ट 2025 नाम का ये बड़ा सैन्य अभ्यास हिंद महासागर में शुरू हो चुका है। लेकिन ये सिर्फ एक ड्रिल नहीं है, बल्कि इसके पीछे छिपा है एक और राजनीतिक इशारा। अमेरिका और पश्चिमी देशों के वर्चस्व को चुनौती देने का संकेत है ये दोस्तों। इस सैन्य अभ्यास का मकसद है तीनों देशों के बीच सुरक्षा सहयोग को मजबूत करना, समुद्री व्यापार की सुरक्षा को बढ़ाना और अमेरिका एवं उसके सहयोगियों को ये दिखाना कि अब दुनिया बदल रही है। ईरान के चाबहार पोर्ट पर रूस और चीन के युद्धपोत आ चुके हैं और इस अभ्यास में जो है वो कई आधुनिक जहाज, मिसाइल, कॉर्वेट्स और हेलीकॉप्टर ऑपरेशन जो है वो शामिल है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान, कतर, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका और कई देशों के प्रतिनिधि भी इसे करीब से देख रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इस सैन्य अभ्यास बेहद अहम माना जा रहा है। ईरान, रूस और चीन का ये गठबंधन पश्चिमी देशों की सैन्य और आर्थिक नीतियों को खुली चुनौती दे रहा है। अमेरिकी नौसेना हिंद महासागर में हमेशा से अपनी धाक जमाए हुए थी, लेकिन अब रूस और चीन के साथ ईरान का ये कदम बताता है कि अब वो अपनी ताकत को और आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह तैयार है। यही वजह है कि इन सैन्य अभ्यासों को सिर्फ सुरक्षा तक सीमित नहीं माना जा रहा है, बल्कि इसे वैश्विक शक्ति संतुलन जो है बैलेंस में एक बड़े बदलाव के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। अब बात रूस और यूक्रेन की करते हैं दोस्तों। यूक्रेनी ड्रोन ने मॉस्को की रिहायशी इमारत पर हमला किया है दोस्तों, जिसकी ताजा वीडियो भी सामने आई है, जिसमें साफ यूक्रेन के एक ड्रोन को रूस की राजधानी मॉस्को के एक रिहायशी इमारत से टकराते हुए देखा जा सकता है। आपकी स्क्रीन पर तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरह से रॉकेट आता है और इमारत से टकराकर ब्लास्ट हो जाता है।
वहीं इंग्लैंड के उत्तरी पूर्वी तट के पास उत्तरी सागर में एक टैंकर और मालवाहक जहाज की टक्कर हो गई है। खबर है दोस्तों इस हादसे के बाद दोनों जहाजों में आग लग गई। तस्वीरें भी सामने आई है, आप देख सकते हैं कि किस तरह से आग लगी हुई है जहाजों में। दोस्तों इस्राएली सेना की बर्बरता का एक और मामला सामने आया है। 32 साल के फिलिस्तीनी नौजवान अहमद फातिह सलाह को वेस्ट बैंक के जनीन शहर में इस्राएली बख्तरबंद गाड़ी से कुचल दिया गया। ये कोई हादसा नहीं था बल्कि इस्राएली सेना का सोचा समझा कातिलाना हमला था। फिलिस्तीन में इस्राएली सेना की हिंसा लगातार बढ़ रही है, लेकिन पश्चिमी देश इस पर चुप्पी साधे हुए हैं। सवाल ये है कि कब तक इस्राएल अपनी नफरत और हिंसा को यूं ही जारी रखेगा और कब तक मासूमों का इसी तरह से कत्लेआम करता रहेगा। अब तो अमेरिका के लोगों ने भी इस्राएल से मुंह मोड़ना शुरू कर दिया है। गैलप के एक सर्वे के मुताबिक अब केवल 46% यानी 46% अमेरिकी इस्राएल का समर्थन कर रहे हैं, जो 24 सालों में सबसे कम है। वहीं फिलिस्तीनियों के लिए सहानुभूति 33% तक बढ़ गई है, यानी 33% इंक्रीज हुई है, जो अब तक का सबसे ज्यादा आंकड़ा है। इसका कारण जानते हैं आप दोस्तों? सबसे बड़ा कारण है गजा पर इस्राएली हमले। पिछले साल जो है वो 7 अक्टूबर को जब हमास ने इस्राएल पर हमला किया था, तब अमेरिका में इस्राएल के लिए समर्थन था, लेकिन जब इस्राएल ने जवाबी कार्रवाई के नाम पर हजारों निर्दोष फिलिस्तीनियों, बच्चों, औरतों और बुजुर्गों को मारना शुरू कर दिया, उनका नरसंहार करना शुरू कर दिया, तो लोगों का नजरिया बदलने लगा। गजा में हो रही तबाही और वहां के लोगों की हालत ने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया है। अब अगर राजनीतिक पार्टियों की बात की जाए तो रिपब्लिकन पार्टी के 83 यानी 83% लोग अब भी इस्राएल का समर्थन करते हैं, लेकिन डेमोक्रेट्स में ये आंकड़ा सिर्फ 33% रह गया है। बल्कि 45% डेमोक्रेट्स अब फिलिस्तीनियों के साथ खड़े हैं, जो कि एक ऐतिहासिक बदलाव है दोस्तों। एक और चौंकाने वाली बात यह है दोस्तों कि 55% अमेरिकी जो है वो अब फिलिस्तीन को एक अलग देश बनाने के पक्ष में है। यह आंकड़ा पहले बहुत कम था, बहुमत में भी नहीं था, लेकिन अब लगातार बढ़ रहा है। इस सर्वे से एक बात तो साफ है कि दुनिया बदल रही है। अमेरिका में इस्राएल की नीतियों को अब पहले जितना समर्थन नहीं मिल रहा है और फिलिस्तीनियों के लिए सहानुभूति बढ़ रही है। क्या ये बदलाव इस्राएल की विदेश नीतियों पर असर डालेगा? क्या अमेरिका अपनी रणनीति बदलेगा? या देखने वाली बात होगी दोस्तों। देखते हैं कि आगे क्या होता है। दोस्तों इस्राएल के युद्ध अपराधों के खिलाफ अब दुनिया के लोग भी खुलकर सामने आ रहे हैं। लंदन में कार्यकर्ताओं ने इस्राएली हथियार कंपनियों के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन किया है। उन्होंने सिटी ऑफ लंदन में स्थित अलायंस कमर्शियल के दफ्तरों को बंद करवा दिया और कब्जा जमा लिया। इन प्रदर्शनकारियों की मांग है कि ब्रिटिश कंपनियां इस्राएल के सबसे बड़े हथियार निर्माता से अपने संबंध तोड़े, ताकि फिलिस्तीन पर हो रहे अत्याचारों को रोका जा सके। आज के लिए फिलहाल इतना ही दोस्तों। आज की खबरों पर आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लीजिए, वीडियो लगे हाथ तो शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों। फिर मुलाकात होगी कुछ नए मुद्दों के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि ख्याल रखना बहुत जरूरी है। खुदा हाफिज।